हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन इसके पहले एक समरी के रूप में राष्ट्रपति की डिटेल स्टडी कर लेते हैं, जिससे आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, ताकि एग्ज़ाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। फ्रेंड्स, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए बिना किसी देर की आज की क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। अब हम ये जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या। आज की क्लास में हम राष्ट्रपति के महत्व को जानेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन को देखेंगे, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए उसको जानेंगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल को देखेंगे, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है इसके बारे में भी जानेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानेंगे, राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग के बारे में जानेंगे, राष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण आर्टिकल को देखेंगे, राष्ट्रपति का कार्य को देखेंगे और अंत में राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन को भी देखेंगे। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का ही अंग होता है। संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 52 से 62 तक हमारे देश के राष्ट्रपति के विषय में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि देश में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। राष्ट्रपति हमारे देश का मुखिया होता है और इसलिए इसे देश का पहला व्यक्ति भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला व्यक्ति कौन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का पहला व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। इसका मतलब जब भी कोई लोकसभा या राज्यसभा में कोई बिल पास होता है, तो वो अंतिम हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति उस बिल में हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो बिल कानून बन जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। अब हम राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किया गया है। पहला पॉइंट देखते हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, वह 35 वर्ष की आयु से कम ना हो। तीसरा पॉइंट देखते हैं, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। नोट: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी भी राज्य का राज्यपाल, उपराज्यपाल, केंद्र राज्य सरकार का मंत्री इसके अपवाद है। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी भी राज्य का राज्यपाल, उपराज्यपाल वह लाभ के पद पर रहते हुए इस चुनाव को लड़ सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, वह पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, वह लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। पहला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 54 में बताए गए हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करवाने की जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग की होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही वोट कर सकते, इसमें मनोनीत सदस्य वोट नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं करते। इसमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं करते। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं करते, क्योंकि सभी राज्य में विधान परिषद नहीं होती है, क्योंकि वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद उपस्थित है। तो अभी भारत में वर्तमान समय में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद उपस्थित है, बाकी सब में विधान परिषद नहीं होती है। इसलिए विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में
वोट नहीं करते। अगला पॉइंट को देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट की वैल्यू को बराबर करने के लिए अनुपातिक प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब हम राष्ट्रपति को दिलाए जाने वाले शपथ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो हमारा अगला पॉइंट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, जिसमें राष्ट्रपति संविधान की सुरक्षा की शपथ ग्रहण करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, जिसमें राष्ट्रपति संविधान की सुरक्षा की शपथ ग्रहण करते हैं। अब हम राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल उनके शपथ लेने से अगले 5 वर्षों तक होता है, परंतु राष्ट्रपति जब चाहे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक होता है, तो इसका आंसर होगा उनके शपथ लेने से अगले 5 वर्षों तक। लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उनके पद को उपराष्ट्रपति ग्रहण कर लेते हैं ताकि पार्लियामेंट भंग न हो। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उनके पद को कौन ग्रहण करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। हमारा अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति की इस्तीफा की सूचना उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की इस्तीफा की सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसे देते हैं, तो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। अब हम राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, संविधान के आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को आर्टिकल 61 में बताया गया है। हमारा अगला पॉइंट है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति किसी भी प्रकार से संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब हम राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, परंतु राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति के खिलाफ राज्यसभा और लोकसभा किसी भी सदन में प्रस्ताव रखा जा सकता है। जिस भी सदन में शिकायत हुई है उस सदन का 1/4 सदस्य उस पर सहमत होने चाहिए, तब प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब अगर जिस भी सदन में प्रस्ताव रखा गया है उसका 1/4 सदस्य उस पर सहमत होने चाहिए, तब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हमारा अगला पॉइंट है, महाभियोग प्रक्रिया के ठीक 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इस विषय में सूचना देना अनिवार्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि महाभियोग प्रक्रिया के कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है, तो इसका सही आंसर होगा 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इस विषय में सूचना देना अनिवार्य है। हमारा अगला पॉइंट है, संविधान में महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए किया जाता है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए किया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके पद को संभालते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति भी ना हो तो मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश उस पद को संभालते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति ना हो तो उनके पद को उपराष्ट्रपति संभालते हैं, अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उनके पद को मुख्य न्यायाधीश द्वारा संभाला जाता है, अगर मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो उनके पद को वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा संभाला जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बाद अधिकतम 6 माह के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है। तो कितने माह के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है? अधिकतम 6 माह के भीतर। हमारा अगला पॉइंट है, महाभियोग को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि महाभियोग किस देश से लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका के संविधान से।
अब हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं। पहला है विधायिका शक्ति, दूसरी है न्यायिक शक्ति, तीसरी है आपातकालीन शक्तियाँ। अब हम राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, लोकसभा और राज्यसभा के पास कोई भी बिल अंतिम हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, तभी वह कानून बन सकता है। इस समय राष्ट्रपति अपनी विधायिका शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया कि जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल पास होता है तो वो अंतिम हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, तभी वो कानून बनता है। इस वक्त राष्ट्रपति अपनी विधायिका शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति का हम पहला पॉइंट देखते हैं। अपनी विधायिका शक्ति को इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति उस बिल पर अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो बिल राष्ट्रपति पास हस्ताक्षर के लिए गया है, राष्ट्रपति उस पर अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं वीटो क्या है। वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है रोकना। अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति उस बिल को रोक सकता है। अब हम जानेंगे वीटो कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से वीटो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एब्सोल्यूट वीटो, जिसे अत्यंतिक वीटो भी कहते हैं। इस वीटो में राष्ट्रपति इस बिल को रोककर अपने पास रख सकते हैं। तो अत्यंतिक वीटो किसे कहते हैं? इस वीटो में राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग कर उस बिल को रोककर अपने पास रख सकता है, उसे एब्सोल्यूट वीटो कहेंगे। दूसरा वीटो है सस्पेंसिव वीटो, जिसे निलंबनकारी वीटो भी कहते हैं। इस वीटो में राष्ट्रपति उस बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, परंतु दोबारा उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति उस बिल में हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। तो निलंबनकारी वीटो किसे कहेंगे? इस वीटो में राष्ट्रपति उस बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, परंतु जब वह बिल पुनः राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। नोट: राष्ट्रपति सभी बिल को लौटा सकते हैं, केवल धन विधेयक को छोड़कर। मुख्य रूप से वीटो 2 प्रकार के होते हैं, परंतु एक तीसरा वीटो भी है जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं। हमारे संविधान में पॉकेट वीटो का उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु जब कभी राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए किसी बिल पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उसे पॉकेट वीटो का नाम दे दिया जाता है। राष्ट्रपति के विधायिका शक्ति का दूसरा पॉइंट देखते हैं, ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त सत्र। अगला पॉइंट है, संयुक्त सत्र की चर्चा आर्टिकल 108 में की गई है। तो संयुक्त सत्र की चर्चा कहाँ पे की गई है? आर्टिकल 108 में। अगला पॉइंट है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। तो राष्ट्रपति संयुक्त सत्र कब बुलाते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद को दूर करने के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो यह केवल राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, आर्टिकल 108 के तहत। अब हम राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति का तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, जो है ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश। पहला पॉइंट देखते हैं, अध्यादेश की चर्चा आर्टिकल 123 में की गई है। तो अध्यादेश की चर्चा कहाँ पे की गई है? आर्टिकल 123 में। दूसरा पॉइंट देखते हैं, संसद की अनुपस्थिति की दशा में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? जब संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अध्यादेश की अधिकतम सीमा 6 माह से अधिक नहीं होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यादेश की अधिकतम सीमा कितनी होगी, तो अध्यादेश की अधिकतम सीमा 6 माह होगी। हमारा अगला पॉइंट है, अध्यादेश को संसद की पहली बैठक में पेश किया जाता है। अगर उस अध्यादेश को संसद द्वारा अनुमति नहीं दी जाती तो अध्यादेश उसी दिन समाप्त हो जाता है। अब हम राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति को देखेंगे। पहला पॉइंट है, संविधान के आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो संविधान के आर्टिकल 72 में किया गया है। हमारा अगला पॉइंट है, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही सर्वोच्च माना जाता है, परंतु कुछ मामलों में राष्ट्रपति को भी न्यायिक शक्ति दी गई है।
अब जानते हैं कि राष्ट्रपति की क्या क्या न्यायिक शक्ति है। अब हम राष्ट्रपति की पहली न्यायिक शक्ति को देखते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो वह सजा को कम कर सकता है। दूसरी न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति सजा की प्रवृत्ति को बदल सकता है, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा है तो राष्ट्रपति उसे कम करके उम्र कैद की सजा में बदल सकता है। तीसरी न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति सजा को माफ भी कर सकता है। चौथी शक्ति है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति सैन्य अदालतों में भी लागू होंगी। अब हम राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर यानी आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है हमारे संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो हमारे संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, आपातकाल एक्ट ऑफ 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। आपातकाल का प्रावधान एक्ट ऑफ 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपातकाल के दौरान हमारे कुछ मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं। मौलिक अधिकार को जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी देश के संविधान से। अब हम यह जानेंगे कि राष्ट्रपति किन आर्टिकलों का प्रयोग करके आपातकाल लगा सकते हैं। राष्ट्रपति 3 आर्टिकलों का प्रयोग करके आपातकाल लगा सकते हैं। पहला है आर्टिकल 352 जिसे नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात कहते हैं। दूसरा है 356 जिसे स्टेट इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तीसरा है आर्टिकल 360 जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपात कहते हैं। पहला इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। पहला पॉइंट देखते हैं, बाहरी आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, यह तीनों आधार पर राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। हमारा अगला पॉइंट है, नेशनल इमरजेंसी लगते ही केंद्र की कार्यपालिका और विधायिका राज्य की कार्यपालिका और विधायिका का अधिग्रहण कर लेती है, अर्थात राज्य की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, नेशनल इमरजेंसी के समय राज्य सरकार की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। हमारा अगला पॉइंट है, नेशनल इमरजेंसी के तहत हमारे 2 मौलिक अधिकारों को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे कौन से मौलिक अधिकार निरस्त नहीं होते। पहला है आर्टिकल 20 जिसमें कहा गया है अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण होगा। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 21 जिसमें जीवन का अधिकार के संबंध में है। हमारा अगला पॉइंट है, हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगा है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश में कितने बार नेशनल इमरजेंसी लगा है, तो इसका सही आंसर होगा 3 बार। चलिए अब हम राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए दूसरे इमरजेंसी के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। पहला पॉइंट है, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाएगा, तो संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, किसी भी कारण से राज्य का मुख्यमंत्री अनुपस्थित हो और दूसरा मुख्यमंत्री ना मिल रहा हो तो राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति किसकी सलाह से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है, तो उसका आंसर होगा राज्यपाल की सलाह से। राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। हमारा अगला पॉइंट है, इसकी अवधि 6 माह की होगी, अर्थात राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह की होगी और आवश्यकता अनुसार संसद की सहमति से इसे 6 माह के लिए 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। हमारा अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकार निरस्त नहीं होती, परंतु आवश्यकता पड़ने पर आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है। अब हम राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाले तीसरे इमरजेंसी को देखते हैं। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसे वित्तीय आपात भी कहते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, वित्त व्यवस्था की विफलता के आधार पर फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात लगाया जा सकता है।
अभी तक हमारे देश में एक बार भी वित्त आपात नहीं लगा है। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट, आर्टिकल 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसकी सलाह पर करेगा, तो इसका सही आंसर होगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को एक समरी के रूप में देखा। अब हम राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी को इसी टाइप के वीडियो देखने को मिले और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। फ्रेंड्स, भारत के जो राष्ट्रपति है उनका निर्वाचन कैसे होता है? तो उनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं होते? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर ऑप्शन डी, राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते, क्योंकि भारत में सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है। इसलिए विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने सदस्यों द्वारा? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर ऑप्शन सी, 50 निर्वाचकों द्वारा। 50 निर्वाचकों द्वारा राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा होना। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, इसके अलावा सारी चीज़ें आवश्यक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 57। अगर भारत का राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को किसे सौंपा जा सकता है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद को सौंपा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, मतलब राष्ट्रपति कब तक 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। अपने पद ग्रहण करने के दिन से राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है।
तो इसका आंसर है डी, संसद द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61 के द्वारा। अनुच्छेद 61 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद कितने दिनों के भीतर भर जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 माह के भीतर। राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो वो 6 माह के भीतर भर जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका पद कौन संभालता है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके पद को संभालते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। केंद्र मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को आहूत करता है, यानी कि उसे बुलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह कौन सा था? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा यह अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति की। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। फ्रेंड्स, इस तरह आज की क्लास में हमने इंडियन पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति को काफ़ी डिटेल में देखा और उससे रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन को भी देखा। अब आज की अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आप मुझे ये भी बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।